नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले सुएज नहर में एक जहाज के फंसने से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेसमैन को उस जहाज के फंसने से प्रत्येक दिन 9 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं उस शिपिंग जहाज के बारे में और कैसे हो रहा था प्रत्येक दिन 9 अरब डॉलर का नुकसान और क्या है सुएज नहर का पूरा इतिहास। 193 मीटर लंबी सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है और दुनिया के 30% शिपिंग कंटेनर इसी रास्ते से होकर गुजरती है और दुनिया भर के 12% सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी रास्ते के जरिए किया जाता है। एशिया और यूरोप के बीच से माल लेकर के जाने वाला पनामा के जहाज सुएज नहर में फंस गया और उससे फंसने से दोनों तरफ के ट्रांसपोर्टेशन रुक गई थी। लगभग 350 जहाज़ों का आवागमन वहाँ से रुक गया था। सुएज नहर की लंबाई अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो बहुत ही छोटा दिखता है, एक टापू टाइप का दिखेगा, लेकिन उसकी टोटल लंबाई 193 मीटर है और उसकी चौड़ाई लगभग 205 से 225 मीटर। लेकिन पनामा के जहाज जो समुद्र में फंसा उसका नाम एवर गिवन था और उसकी टोटल लंबाई 400 मीटर है। अगर कैलकुलेशन करके ये देखा जाए तो सुएज नहर का जितना चौड़ाई है उससे लगभग 2 गुना इस जहाज का लंबाई था। इसी कारण से वो जहाज फंस गया। एक अनुमान की तरफ बताया जा रहा था कि उस जहाज से लगभग प्रतिदिन 9 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था। सुएज नहर दुनिया के सबसे अधिक ट्रैफिक जलमार्गों में से एक है क्योंकि वहां से हर एक दिन लगभग 50 जहाज गुजरते हैं। दुनिया के बड़े पैमाने पे समुद्री व्यापार भी किए जाते हैं और उस जहाज पे लदे हुए हर एक कंटेनर की लंबाई लगभग 20 फीट थी और उस पे कई सौ कंटेनर लदे हुए थे सामान के। कंटेनर शिप एवर गिवन पनामा का जहाज है, यह 2018 में बनाया गया था। इसे ताइवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी एवरग्रीन मरीन संचालित करती है। यह शिप चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडैम के लिए जा रहा था और यह जहाज हिंद महासागर से यूरोप जाने के लिए सुएज नहर का रास्ता चुना। जब ये सुएज नहर को पार कर रहा था तो हवा का एक तेज बवंडर से शिप घूम गया और जाकर के एक किनारे पे दलदल में फंस गया। पूरे ट्रैफिक को जाम कर दिया। सुएज नहर की लंबाई 193 मीटर और चौड़ाई 205 मीटर है, लेकिन इस जहाज की लंबाई टोटल 400 मीटर है, यानी पूरी तरीके से घूमने से सुएज नहर की चौड़ाई से भी दुगना है। तो जब ये घूमा तो पूरी तरीके से रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया। एवर गिवन को सुएज नहर का रास्ता चुनने का पर्पस यही था कि अगर हिंद महासागर से अगर यूरोप में जाने के लिए अदर रूट का अगर सहारा लिया जाए तो वो कम से कम 15 से 20 दिन डिले कर सकता है और किसी भी बिजनेसमैन को 15 से 20 दिन का यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा का डिले बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जब ये नहर ब्लॉक किया तो बहुत सारे जहाज़ों का आवागमन रुक गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन को लगभग 9 अरब डॉलर का प्रत्येक दिन को नुकसान सहा गया था। सुएज नहर इस्तमुख से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए यह भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करता है। सुएज नहर का प्रबंधन पहले सुएज कैनाल कंपनी करती थी, जो कि 1858 में तय किया गया था। फर्डिनेंड डी लेब्रेंस के द्वारा तय किया गया था यह सुएज कैनाल कंपनी। इस नहर से आने वाली जितनी भी कमाई होती थी वो लगभग हर एक देशों में बढ़ जाती थी। आधा शेयर तुर्की के पास और आधा शेयर फ्रांस के पास और कुछ शेयर चले जाते थे दुनिया के अरब कंट्रियों के पास। बाद में मिस्र और तुर्की के शेयरों को अंग्रेजों ने खरीद लिया था। सुएज नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच के रास्ता सीधा और सरल हो गया है। इस नहर से लगभग 6000 मील की बचत होती है ट्रांसपोर्टेशन में और इस नहर के जरिए अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, भारत, अमेरिका और अफ्रीका, चीन जैसे कई देशों से समुद्री व्यापार करने में बहुत ही सरल हो गई है और व्यापार लगभग कम भी रहा है क्योंकि इसमें बहुत ही कम समय में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लगभग 600 मील का डिस्टेंस का बचत होता है इस नहर के जरिए व्यापार करने से। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जलमार्ग है जिसे लगभग बहुत ही कम समय में एक दूसरे से हम कनेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि अपने जीडीपी को बढ़ाया जा सके।
सुएज नहर से यातायात का कॉनवे के रूप में किया जाता है। 2 कॉनवे उत्तर से दक्षिण की ओर और 1 कॉनवे दक्षिण से उत्तर की ओर किया जाता है। सुएज नहर में जलयानों की गति 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है और इस नहर से 12 से 16 घंटा लगता ही है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सुएज नहर से भारत तथा अन्य देशों के सामान को लाए और भेजे जाते हैं। जैसे सुएज नहर के जलमार्गों से फारस की खाड़ी से खनिज तेल भारत तथा अन्य देशों के लौह अयस्क, अभ्रक, मशीनरी सामान, जूट, कपास, तेल, रासायनिक पदार्थ तथा गाड़ी में यूज होने वाले खनिज पदार्थ या गाड़ी में यूज होने वाले हर एक तरह के कंपोनेंट्स या फिर हम जो भी यूज करते हैं उस सामानों को इजीली एक्सपोर्ट किया जाता है। अपने देशों से यानी भारत से कई जगहों पे एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो ये थे सुएज नहर के कुछ खासियत जो कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं सामान। लेकिन इस जहाज को निकाला कैसे गया? रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जहाज के निकालने के लिए 2 ऑप्शन थे। पहला ही ऑप्शन ये था कि जिसके जहाज जब फंसे थे दलदल में उसके मिट्टी को साइड से निकाला जाए और वहां पे पानी को इस मात्रा में उपलब्ध कराया जाए ताकि वो जहाज फिर से फ्लोट कर सके। और दूसरा ऑप्शन ये था कि सारे कंटेनर्स को उतार दिया जाए 1 बाय 1 क्रेन के माध्यम से, क्योंकि जहाज पे लदे हुए थे वो कंटेनर और सारे लोडेड थे और हर एक कंटेनर की लंबाई 20 फीट थी तकरीबन। तो इस वजह से जहाज पूरे भारे हो चुका था। तो अगर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि कंटेनर को निकाल लिया जाए, हटा करके जहाज को हल्का कर दिया जाए और पानी की फ्लोट से उस जहाज को दूसरे जहाज के माध्यम से उसको खींचा जाए। तो एक कोई ऑप्शन था, लेकिन रिसर्च से यही बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन था कि जो पानी के तली तर उसको पानी अवेलेबल कराया जाए और जहाज को आसानी से निकाल लिया जाए। और यही हुआ भी, पानी को अवेलेबल करा करके जहाज को साइड से खींचा गया और वो जहाज पूरी तरीके से निकला। ये जहाज करीब 6 दिन तक बाधित रखा पूरे जलमार्ग के यातायात नियमों को। तो ये थे कुछ सच्चाई। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं तब तक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।